कलयुग है भैया, घोर कलयुग। मुरादाबाद की घटना सुन के तो आपको सच में विश्वास आएगा कि कलयुग अब सच में आ चुका है। 28 साल का लड़का, 32 साल की उसकी मम्मी और 60 साल का बाप। अब 32 साल की मम्मी कैसे हुई बताता हूँ। क्योंकि वो उसकी रियल मदर नहीं थी, सौतेली माँ थी, बाद में शादी की थी बाप ने। तो भैया ये कांड सुनने में आया है, बहुत बेहतरीन कांड है, वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो भैया मुरादाबाद की बात है, 28 साल का लड़का था, 32 साल की उसकी माँ थी, 60 साल का बाप था। अब लड़का जो है अपनी माँ से जैसे ही थोड़ा सा बात करने लगता तो बाप को बड़ी गुस्सा आती कि ये इतना ज़्यादा क्यों बात करता है। एक दो बार समझाया कि मम्मी से कम बात किया करो, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब लड़का है, नहीं माना, है ना। बाप उसको गलत निगाहों से देख रहा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद 3 4 5 बार जब नहीं माना तो बाप ने फिर एक दिन मारा लड़के को। मारा तो भाई लड़का गुस्से में घर से बाहर चला गया। चलो कोई बात नहीं, ये मैटर भी बीत गया। उसके बाद फिर एक दिन बात करते देख लिया, फिर मारा। फिर लड़के ने वार्निंग दी कि पापा इस तरह मुझे मत मारो, किसी दिन मेरा भी हाथ पलट के चल जाएगा तो ठीक नहीं होगा। अब बाप ने सोचता रहा कि चलो मैं नहीं मारूंगा। उसके बाद फिर एक दिन क्लोजली बात करते देख लिया, थोड़ा ज़्यादा हंसी मजाक करते। बाप ने फिर मारा। इस बार मारा तो भैया फिर लड़के ने पलट के मार दिया बाप को। वहाँ पे दोनों की हाथापाई हो गई और वहाँ से शुरू हुई एक विवाद की जड़। तो ये आज ऐसी कहानी है मुरादाबाद से जो निकल के आ रही है। इसमें आपको समझने को मिलेगा कि कैसा एक बाप अपने बेटे का कत्ल कर सकता है। क्या ये बात सच में पॉसिबल है, और वो भी कुछ रुपयों के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए, या अपनी वाइफ को, मतलब सेकंड वाइफ को लेकर इनसिक्योरिटी के लिए। तो आज की कहानी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंट का ही मामला है, कुछ दिन पहले का। तो चलो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अंत तक जरूर बने रहना। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। मतलब ये कहानी आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि ये रियल स्टोरी है या फिल्मी स्टोरी। तो बात है मुरादाबाद की। यहाँ पे एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम था जैतपुर। है एक्चुअली में जैतपुर गांव वहाँ पर। तो वहाँ पर एक किसान होता है भीम सिंह। वो सुबह अपना आराम से खेत में जा रहा होता है। तो जब जा रहा होता है तो वो देखता है कि रोड किनारे खेत के पास एक लाश पड़ी है। लाश को देख के वो डर जाता है और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर लेता है, आसपास के किसानों को, कि भैया ये देखो लाश पड़ी है। लाश रोड से थोड़ा ही सी दूर पे पड़ी रहती है। तो ये लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। जब कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस लाश में देखती है, अपना थोड़ा बहुत फॉरेंसिक करती है। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस भी ये मानती है कि लगता है यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, हिट एंड रन का केस है, तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब बॉडी की जांच पड़ताल वगैरह की गई, जो पुलिस का रूटीन चेकअप होता है, तो उसकी जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम लिखा रहता है अनिकेत शर्मा का, एड्रेस संभल का रहता है। पुलिस उस एड्रेस पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्म करती है उनके घर वालों को। घर वाले आते हैं पुलिस स्टेशन पे, लाश देख के रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं सब लोग। और जो पिता रहता है बाबूलाल शर्मा, वो कंफर्म करता है कि जी हाँ सर, ये मेरा ही बेटा है। कुछ दिन पहले शादी में गया हुआ था और तब से लौटा नहीं, और मुझे लाश दे दीजिए, मुझे इसका क्रियाक्रम करना है। असल में लाश मिली होती है 16 नवंबर को, जो डेट होती है, ठीक है। तो पुलिस कहती है कि नहीं नहीं नहीं, लाश हमारे कब्जे में है, आप एक तहरीर लिख के दे दीजिए, मतलब जैसे एनसी कहते हैं, मतलब एक कंप्लेन। तो वो कहता नहीं नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी करके। तो मुझे ये सब नहीं करना, बहुत फोर्स करता है। लेकिन पुलिस वाले भी अड़े रहते हैं कि लाश तो हमारे कब्जे में है, तो बिना पोस्टमार्टम किए तो हम दे नहीं सकते। लेकिन वो मानता नहीं है, ना घर वाले मानते हैं, लेकिन पुलिस ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम कराती है, क्योंकि भाई उनका प्रोटोकॉल है, जिम्मेदारी है। तो जब प्रोटोकॉल हो जाता है कंप्लीट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तब आता है असली मसाला, क्योंकि वहीं से सब चीज़ें चेंज होने वाली थी। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर जो बताते हैं पुलिस वालों को कि वाहन से चपेट तो हुई है, लेकिन इसके शरीर में और भी तेज किसी भारी वस्तु से मारने के निशान हैं, चेहरे में भी हैं, कंधे में भी हैं, सिर में भी हैं। वो एक्सीडेंट के नहीं लगते। तब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें डाउट भी होता है कि ये लोग तहरीर भी नहीं दे रहे थे। पुलिस फिर कहती है इनके परिवार से कि तहरीर दे दो दे दो दे दो। भाई पुलिस किस बेसिस पे जांच करे। तो फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 तारीख निकल जाती है, कोई परिवार से तहरीर नहीं देता। फाइनली लास्ट में लड़के का चाचा तहरीर देने को रेडी होता है कि चलो मैं तहरीर दे रहा हूँ, और वो अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरे मतलब भतीजे का मर्डर हुआ है। तो फिर पुलिस जब तहरीर मिल जाती है तो जोर शोर से जांच पड़ताल अपना शुरू करती है। एसपी और सीओ वगैरह सबका काफ़ी प्रेशर रहता है, उच्च अधिकारियों का भी, कि ये मामले को गंभीर से लो। तो पुलिस तो प्राइम सस्पेक्ट उसके पापा बाबूराम शर्मा को ही मान रही थी, तो वो सीधे पुलिस उठा लेती है और उससे भयानक तरीके से पूछताछ करती है। अब जो उसका पिता था, हर चीज़ों के घुमा घुमा के आंसर दे रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था पुलिस को घुमाने की, लेकिन वो घुमा नहीं पाया एक्चुअली में।
लेकिन लास्ट में जब पुलिस कड़क होकर थोड़ा पूछताछ करती है, यार पुलिस की पूछताछ में अच्छे अच्छे रो देते हैं भाई, तो जब लास्ट में उसकी कड़क पूछताछ होती है तब वो बोलना शुरू करता है थोड़ा थोड़ा। वो बताता है कि उसकी शादी हुई थी सबसे पहले बबीता नाम की एक औरत के साथ, उससे उसे 2 बच्चे हुए, एक बिटिया हुई और एक लड़का ही है ये निकेत जो मारा गया। तो जो बिटिया बड़ी हुई थी उसकी शादी कर दी गई और 2013 में उसकी पत्नी जो है एक्सपायर हो गई। तो बहुत दिक्कत होती थी, तो उसने फिर दूसरी शादी की और अपनी से आधी उम्र की महिला से शादी की भाई, मतलब वो कहाँ 60, मतलब कथा और करंट में उसकी वाइफ 32 की थी, तो अपने से लगभग आधी उम्र की महिला से उसने शादी करी। तो जो दूसरी शादी होती है उसकी पत्नी का नाम बबली रहता है। तो बेटा और जो इसकी दूसरी पत्नी रहती है वो काफ़ी घुले मिले रहते थे, दोनों बहुत हंस हंस के बात करते थे। जो वो बबली रहती है वो मतलब अनिकेत की बातों में बहुत हंसा करती थी, उसको देख के स्माइल किया करती थी, तो बाप को ये सब देख के बड़ा खटकता था। तो उसने 2-3 बार 4 बार पहले प्यार से समझाया, प्यार से समझाने से जब दोनों नहीं माने तो फिर उसने 3-4 बार मारना शुरू कर दिया। मारा, फिर भी नहीं बात बनी तो बहुत ज़्यादा मारने लगा। जब बहुत ज़्यादा मारने लगा तो 2-3 बार तो बेटे ने मार खाई, फिर लेकिन ऐसा हुआ कि फिर उसने 2-3 बार हाथ पकड़ा और पलट के बाप को पीटने लगा। फिर जब ऐसा चलने लगा तो उसका दिमाग खराब हो गया और बेटे को लग गई नशे की लत। वो भयानक नशा करने लगा। इसी बीच उत्तराखंड की पुलिस आई और बाबूलाल शर्मा को उठा के ले गई। एक जगह डकैती हुई थी और वहाँ पे वो उसका नाम आया था, शामिल था। तो वो चला गया जेल कुछ टाइम को और तब इन दोनों के मतलब नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ गई। और फिर जब वो जेल से लौट कर आया तो देखा, उसको लगा कि इनके बीच में तो संबंध और ज़्यादा बढ़ गए हैं, नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, ज़्यादा ही लोग बात करने लगे हैं। तो वो बड़ा परेशान रहने लगा। तो उसका एक दोस्त था अमरोहा का, आदेश कुमार करके, वो शायद एडवोकेट था। तो वो उसके पास जाता है, वो बोलता है कि बताओ भाई मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ अपने बेटे का? तो वो बोलता है करना क्या है ये हम बताएँगे ना, बस तुम मुझे कुछ ज़रूरी कागज़ात ला के दे दो। तो वो कुछ कागज़ वगैरह उससे माँगता है अपने बेटे के और वो बाप लाके उसको दे देता है। उसके बाद वो जो वकील रहता है आदेश कुमार, वो एचडीएफसी बैंक में अनिकेत के नाम का एक खाता खुलवाता है और बाप से बोलता है कि मैंने इसका ये अकाउंट खुलवा दिया है और सारे कागज मैं रखूंगा और मैं इसका एक बीमा करा रहा हूँ जिसकी किस्त मैं भरूंगा, और जब तुम्हारा बेटा नहीं रहेगा तो मैं नॉमिनी तुम्हें बनवाऊंगा जिसमें तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे और वो पैसा हम लोग आधा आधा बांट कर खाएंगे। तो बाप रेडी हो जाता है, खुश भी हो जाता है, वैसे ही वो गरीब रहता है। लेकिन असल में वो अमाउंट 25 लाख नहीं था, वो अमाउंट था 2 करोड़ 10 लाख के आसपास। पुलिस की जांच पड़ताल में ये पता चला कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की भाई इंश्योरेंस करी थी। तो उसके बाद समय बीतता रहता है, 2 जनवरी को अकाउंट खुला था। फिर उसके बाद अब आता है समय लड़के को मारने का। तो आदेश कुमार जो है रामपुर से एक शूटर का अरेंजमेंट करवाता है और वो शूटर बोलता है कि मैं मार तो दूंगा, मुझे 3.5 लाख रुपए चाहिए। वो कहते हैं चलो दिया। वो शूटर भी अपने 2 दोस्तों को साथ ले लेता है इस कांड के लिए और तारीख डिसाइड की जाती है, वो रहती है 15 नवंबर अभी की। तारीख आती है 15 नवंबर। तो ये जो बाप रहता है बाबू राम शर्मा अपने एक दोस्त विजय के साथ और बेटे के साथ बाइक में ये लोग जा रहे होते हैं शादी में कहीं चंदौली के आसपास। तो रास्ते में ये लोग बाइक रोक देते हैं पुलिया के पास, वहाँ पहले से ही ये शूटर्स अपनी गाड़ी 4 व्हीलर लिए खड़े रहते हैं। तो बाप लोग कहते हैं कि बेटा हमें कुछ काम याद आ गया है, तुम इनके साथ निकल जाओ, ये हमारे दोस्त है, तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम इनके साथ जाके शादी अटेंड कर लो, हम लोग बाद में आएंगे, अभी कुछ काम आ गया। तो बेटा बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो जो शूटर्स रहते हैं बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं बेटे से, पूछते हैं उसे कौन सी ब्रांड की शराब पीनी है, वही ब्रांड की शराब ला के देते हैं और बेटा पूरी गपक लेता है शराब। तो वो बड़ा मौज में रहता है, खुश रहता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है और उसके बाद वो लोग फिर उसके लड़के को शराब पिलाते हैं। अब फ्री की शराब इतनी मिल रही हो, जिसे बहुत महंगी शराब है, कभी पीना हो तो वो तो पिएगा ही, लड़का तो पीता चला जाता है और कुछ देर बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो चलने उठने लायक रह नहीं पाता है जब जरूरत से ज्यादा नशा हो जाता है। तो उसके बाद वो लोग गाड़ी आगे चला के रोकते हैं एक जगह, उसको गाड़ी से उतारते हैं, साजिद नाम रहता है मेन हत्यारे का। गाड़ी से उतारते हैं और उसके खोपड़ी में भारी सरिया से और पूरी ताकत के साथ वार करते हैं। तीनों लोग उसको बहुत मारते हैं और 5-6 बार में वो ढेर हो जाता है। उसके बाद इनको जैसे कि इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था वकील साहब से कि ये एक्सीडेंट लगना चाहिए, तो मारने के बाद लाश को रोड में रखते हैं घसीट के और उसके ऊपर कई बार अपनी वैगन आर कार को चढ़ाते हैं आगे पीछे कि लगे ये एक्सीडेंट है। उसके अगले दिन लाश बरामद हो जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। पोस्टमार्टम में पुलिस को पता चल जाता है और पिता ने तो सारा सच भाई मुंह से बोल ही दिया, कबूल ही लिया। तो ये कुछ ऐसी कहानी थी जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। मतलब सिर्फ एक डाउट पे, कोई इसका प्रूफ नहीं था कि लड़के की माँ का सौतेली माँ का और लड़के का कुछ अफेयर था, कोई प्रूफ नहीं था सॉलिड। सिर्फ एक शक पे, पैसों के लालच पे एक बाप अपने बेटे को मारने को तैयार हो गया। तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अंत तक बने रहना भाई, ये घोर कलयुग है। तो ये कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को मुझे परेशान करना नहीं था, ना मैं किसी को परेशान करना चाहता हूँ, ना किसी को डिफेम करना चाहता हूँ। मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनवाया है। भाई सतर्क रहना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब करके जाना। रोज़ नया वीडियो डालूंगा आज के बाद। थैंक यू।